हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको इस लेक्चर में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ओके, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और हाउ टू इवैल्यूएट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय द गिवन टेबल या बाय द गिविंग डाटा, ओके, आपको मैं डिस्कस करूँगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी टॉपिक है, चेक करना, इसको समझ में आना चाहिए आपको ये। बड़ा कोरिलेशन, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ कोरिलेशन। कोरिलेशन होती क्या है? जैसे इसका नाम है को और रिलेशन। को मीन्स दो वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशन होती है, इसको हम क्या कह देंगे? कोरिलेशन, ओके, रिलेशन, फाइन। जैसे मैं अगर इसको एक एग्जांपल की हेल्प लेके समझाऊँ, मैं कहता हूँ मैंने कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिलेशन यहाँ एस्टेब्लिश कर रखी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ में चेक करूँ, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अगर मैं x में थोड़ा चेंज करता हूँ, जैसे मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा, देन y इज इक्वल टू 1, क्लियर। x के करस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू आपको 1 मिल गई। x इज इक्वल टू अगर मैं 2 पुट कर दूँ, फ्री है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x की वैल्यूज को आपको फ्री अलग अलग लिख सकते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू, देन y इज इक्वल टू 4, तो x को मैंने चेंज किया है, y भी तो चेंज हो रहा है। अगर मैं x की जगह में 3 पुट कर दूँ, y इज इक्वल टू 9, तो x को मैं जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ y भी चेंज हो रहा है, ओके। तो पहली चीज़ हुई, अगर एक वेरिएबल में चेंज करूँ तो दूसरा वेरिएबल अपने आप चेंज होके आ जाए, ओके। अगर ऐसा है, सेकंड, अगर मैं x में थोड़ा चेंज करूँ, जैसे मैं कहता हूँ x की वैल्यू 1 थी, 1 के बाद मैंने 2 पुट किया तो 1 पर था, तो y का मान 1 आया। जब मैंने 2 पुट किया तो y का मान 4 आ गया। तो x की वैल्यू 1 से 2 पहुँची, y की वैल्यू 1 से 4 हो गई, ओके। तो जो मैं x में चेंज कर रहा हूँ तो उसके रिस्पेक्ट में y में भी उसी सेंस में चेंज होता हुआ चल रहा है, ओके। अगर मैं x में बहुत ज़्यादा चेंज कर दूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू मैंने 20 पुट कर दिया, तो कहाँ x इज इक्वल टू 1 या 2 पुट कर रहा था, 2 के मैंने जस्ट 20 पुट किया। जब x इज इक्वल टू 20 किया तो इसका मतलब है x की वैल्यू मैंने बहुत ज़्यादा चेंज किया। x की वैल्यू में ज़्यादा चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी तो 400 हो जाएगी। मैं x इज इक्वल टू 20 यहाँ पुट करूँ तो 20 का स्क्वायर 400, तो y में भी तो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। इसका मीनिंग हुआ, इफ़ वी चेंज, okay, in a one variable, then corresponding change in the second variable. We take greater change in the variable x, then corresponding also greater change in the variable y, okay. x में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, y भी थोड़ा चेंज हो रहा है। अगर x में मैं बहुत ज़्यादा चेंज कर रहा हूँ तो y की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, ओके। तो y चेंज हो रहा है। अगर x को मैं बहुत ज़्यादा चेंज कर दूँ तो y की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, देन सच टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज कोरिलेशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ओके। अब जरा यहाँ ध्यान देना, ये कोरिलेशन तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, कोरिलेशन क्या होती है। अब ये कोरिलेशन आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। पॉजिटिव किस सेंस में होगी, नेगेटिव किस सेंस में होगी, और कांस्टेंट कब होगी, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान देना इसको, ओके। मैं कहता हूँ पॉजिटिव कोरिलेशन है, यहाँ मैंने कहा कि एक्स वेरिएबल है, इसके करस्पॉन्डिंग वाई है। अगर x को मैं बढ़ा रहा हूँ, y भी बढ़ रहा है, x बढ़ा रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में y भी चेंज होता हुआ बढ़ रहा, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसी हो गई? पॉजिटिव। यानी इस तरीके की कोरिलेशन को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव, ओके। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कम कर रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में y भी कम हो रहा है, ये भी पॉजिटिव हुई। जो चेंज x में है वही चेंज हमारा y में आ रहा है। x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव। x कम हो रहा है, y कम हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। अब नेगेटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं? मैं कहता हूँ कि वेरिएबल्स हमारे पास ये x और y थे, x की वैल्यू मैंने बढ़ाई, y कम हो, ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गई। या x मैंने कम किया, y बढ़ने लगे, ये भी नेगेटिव कोरिलेशन हो गई, क्लियर। तो x में अगर मैं चेंज करूँ और उसके रिस्पेक्ट में y भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, अगर ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं देन इट इज़ पॉजिटिव। दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। एक इंक्रीज कर रहा है और दूसरा डिक्रीज करे, देन इट इज़ नेगेटिव। या एक इंक्रीज करे दूसरा डिक्रीज करे, देन इट इज़ नेगेटिव, ओके। तो इस तरीके से हम कोरिलेशन को 3 पार्ट्स में डिफाइन कर लेते हैं, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। कांस्टेंट किससे कहते हैं? आप x को चेंज करते जाइए, y में कोई चेंज नहीं है, y फिक्स हो गया। अगर हम डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को डिस्कस करें तो डायग्राम अगर मैं यहाँ बनाऊँ, जरा ध्यान देना इसको, तो ये 3 डायग्राम में यहाँ डिस्कस करूँ, जरा ध्यान देना इसको। अगर x बढ़ा रहे हैं, y बढ़ रहा है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ऑरिजिन है। इस फिगर से क्लियर हो रहा है, x बढ़ा रहे हैं, y बढ़ रहा है, इट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर मैं इस तरीके से अरेंज कर दूं इसको, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ऑरिजिन है, x बढ़ा रहे हैं, y डिक्रीज हो रहा है,
जब मैं x की वैल्यू यहाँ हूँ तो y मैक्सिमम है, जैसे मैं x की वैल्यू आगे बढ़ रहा हूँ ये डिक्रीज होता चला जा रहा है, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। और तीसरी जो मैंने आपको कांस्टेंट डिस्कस की है, कांस्टेंट का मतलब हो गया अगर आप x की वैल्यू, ये मैंने x एक्सिस ले ली, y एक्सिस ले ली, ऑरिजिन हो गया, y की वैल्यू फिक्स हो गई, x को आप चेंज करते रहिए, y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट कोरिलेशन। तीनों कोरिलेशन आई होप ये समझ में आ गए होंगे, पॉजिटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं, और कांस्टेंट कोरिलेशन क्या होती है। ओके, डायग्राम के थ्रू मैंने इसको डिस्कस किया है, आप चेक कर सकते हैं इसको। ओके, ये समझ में आ गया। ओके, तो मैंने अब आपको क्या क्या सिखा दिया, कोरिलेशन मैंने बता दी, कोरिलेशन किसे कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होती है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब एक टर्म आता है इसमें कोवेरियंस। ओके, कोवेरियंस को समझाने से पहले मैं मीन को बताता हूँ। मीन किसी सीरीज़ का निकालना है तो क्या तरीका होता है, आप उसके सारे टर्म ऐड कर दीजिए, आफ्टर द नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए, मीन आ जाता है। ओके, इसे एग्जैक्ट मीन कह देते हैं। वही चीज़ मैं कोवेरियंस को पहले डिज़ाइन कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। कोवेरियंस किससे कहते हैं, कोवेरियंस को लिखने का तरीका होता है COV, पूरा ना लिखते COV लिख देते हैं। जिन वेरिएबल्स के लिए आपको कोवेरियंस चाहिए वो दोनों वेरिएबल्स लिख दिए जाते हैं। तो इसे पढ़ते हैं ऐसे, कोवेरियंस ऑफ XY इट इज़ इक्वल टू 1/n। n मीन्स जितने भी आपके पास एलिमेंट से जितने डाटा आपको दे रखे उसको हम n कह देते हैं। ओके, 1/n समेशन x माइनस mx, जो हमारे पास x सीरीज़ है उसमें से उसकी मीन वैल्यू के साथ में जो डेविएशन आता है उसे कह देते हैं x माइनस mx। अब ऐसे y की जो सीरीज़ है उसमें से उसकी मीन वैल्यू को सेपरेट कर दूं तो y माइनस my हो जाएगा। तो इसके साथ जो डेविएशन होता है वो कहलाता है y सीरीज़ का डेविएशन। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका मैं समीशन ले लूँ, उसका अगर मैं एवरेज ले लेता हूँ, इट इज़ कॉल्ड कोवेरियंस। इसी को हम क्या कह देते हैं, कोवेरियंस। यहाँ पे मैं चेक करके लिखा हुआ है mx मीन्स इट इज़ अ सम ऑफ, इट इज़ अ मीन ऑफ x सीरीज़, यानी x के जितने भी टर्म्स होंगे, ओके, जितनी वैल्यूज़ x की हैं उसके करस्पॉन्डिंग उतनी ही वैल्यू y की मिल रही है आपके पास। x और y की वैल्यूज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स x और y सेम होंगे। x के सारे टर्म ऐड कर दूँ, मैंने मान लिया यहाँ n वैल्यूज़ हैं, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया, mx। सिमिलरली अगर my की बात कर रहा हूँ तो ऐसे y के सारे टर्म ऐड कर दो, y1 y2 y3 yn अपॉन m, इट इज़ कॉल्ड my। y या x मैंने इसलिए लगा लिया कि आपको ये पता रहे कि हमारी x सीरीज़ है या फिर ये सीरीज़ कैसी है, y सीरीज़। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसे कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी जो वेरिएबल्स हमने जो डाटा एनालिसिस किया है, डाटा मैंने जो कंसीडर किया हुआ है, वो डाटा की एक्यूरेसी क्या है, वो डाटा पर किस तरीके की रिलेशन को डिज़ाइन कर रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, या कांस्टेंट कोरिलेशन दे रहा है, या फिर उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। इसको डिज़ाइन करने के लिए एक हम टर्म डिज़ाइन करते हैं, या कोफिशिएंट या कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम कह देते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट करने का तरीका होता है स्मॉल लेटर r। ओके, r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ XY अपॉन वेरियंस ऑफ x इंटू वेरियंस ऑफ y, इनके प्रोडक्ट का रूट। ओके, तो ये जो फॉर्मूला होता है इसको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर कोवेरियंस की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, ये वेरियंस क्या होता है उसको मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना इसको। अगर आपको x सीरीज़ का वेरियंस चाहिए तो जो इसका डेविएशन था x पॉइंट के लिए x माइनस mx, x तो आपको पॉइंट्स हो गए, mx उसका मीन हो गया, उसका साथ जो डेविएशन है पहले डेविएशन निकालो, आफ्टर देन उसका स्क्वायर करो, उसका सम करके उसका एवरेज ले लेता हूँ, इट इज़ कॉल्ड वेरिएंस ऑफ x। इसको हम वेरिएंस VAR ऑफ x लिख सकते हैं, या फिर इसे सिग्मा x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसी y सीरीज़ के लिए बात करूँ तो y सीरीज़ के लिए वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 1/n y माइनस my इट्स होल स्क्वायर, इसको हम सिग्मा ऑफ y स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो वेरिएंस ऑफ x मीन्स ये, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू इतना। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसका रूट ले लो, यानी अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। यानी जो वेरिएंस ऑफ x का अगर मैं अंडर रूट ले लूँ, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ऐसे में इसका मीन अंडर रूट ले लूँ, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ओके, अगर ये दोनों वैल्यूज उठा के मैं यहाँ पुट कर दूँ, जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ था, कोवेरियंस ऑफ XY अपॉन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x इंटू वेरिएंस y, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो ये फॉर्मूला हमारा इस फॉर्म में डिज़ाइन हो जाएगा। ओके, 1/n, ये दोनों में से यहाँ से जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो दोनों से यहाँ से कॉमन होगा, तो बाहर 1/n आ जाएगा। कोवेरियंस में जो 1/n आता है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई, फर्स्ट फॉर्मूला है जिससे मैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, बहुत ईजी फॉर्मूला, आप इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले की थोड़ी लिमिटेशन क्या होती है कि जब हम किसी चीज़ का मीन निकालते हैं, mx निकाला है, my निकाला, कोई ज़रूरी नहीं है ये हर बार इंटीजर में आ जाए। अगर इंटीजर में है कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कैलकुलेशन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है, कहीं फ्रैक्शन में कोई क्वांटिटी आ रही है, तो जब आप x माइनस mx करेंगे या y माइनस my करेंगे तो पूरी कैलकुलेशन आपकी फ्रैक्शन वो आपकी पॉइंट्स में डेसिमल्स में चली जाएगी। तो कैलकुलेट करते टाइम पर थोड़ी सी टफनेस हो जाएगी जब डाटा हमारे पास थोड़ा सा बड़ा दिया है, डाटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास ज़्यादा दे रखे हैं तो।
ओके। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला। क्या कहलाता है ये? शॉर्टकट फॉर्मूला। देखने में बड़ा है लेकिन इसे शॉर्टकट कहते हैं। शॉर्टकट फॉर्मूला कहलाता है, इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, ये आर इज होता है ईटा, तो समीशन ऑफ जाई ईटा इज माइनस का समीशन ऑफ जाई इंटू समीशन ऑफ ईटा अपॉन एन, ये एन है। ओके, अपॉन बेटा ये आता है अंडर रूट के अंदर समीशन ऑफ जाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ जाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये जाई स्क्वायर नहीं है, जाई का होल स्क्वायर है। समीशन ऑफ जाई निकालिए, आफ्टर देन इसका स्क्वायर कीजिए, और ये समीशन ऑफ जाई स्क्वायर है, इसका मतलब जाई स्क्वायर निकाल के आफ्टर देन सम करना है। ओके, ऐसे जैसे जाई के लिए लिखा है वही सेम ईटा के लिए लिखा हुआ है। आप इसका यूज करके वैल्यू निकाल के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ बेटा एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, जाई और ईटा है क्या बेटा? जाई और ईटा केवल सिंबल्स हैं, लिखने का तरीका है, बाकी कोई मीनिंग नहीं है। इसकी जगह मैं यू वी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ जाई की जगह यू लिख दूँ, ईटा की जगह वी लिख दूँ, तो यू वी के लिए हो गया। ओके, अब ये जाई होता क्या है? जाई इज इक्वल टू लिखते हैं एक्स माइनस ए एक्स, और ईटा इज मीन्स वाई माइनस ए वाई। ए एक्स मीन्स मीन ऑफ द एज्यूम मीन। जरा ध्यान देना इसमें, ये चीज़ मैंने अभी आपको पीछे बताई थी। ये एम एक्स होता है एग्जैक्ट मीन, जो आपका मीन होता है, बिल्कुल मीन पोजीशन आ जाती है। जैसे मैं कहूँ ये पेन है, ओके, इसका मिडिल पॉइंट चाहिए, वो मीन होगा। तो ये पॉइंट मैंने ऐसे बिना देखे लिख लिया, तो ये मीन दिखाई दे रहा है। अगर मैं कहूँ ये जो होगा ये एम एक्स, ये अगर मैं इसका बिल्कुल इसको स्केल से नाप लूँ और स्केल से नाप के इसका मिडिल पॉइंट निकाल लूँ, तो ये कहलाएगा इसका एग्जैक्ट मीन, जिससे हम एम एक्स कहेंगे। ओके, जो एम एक्स लिखा है वो ये एग्जैक्ट मीन ये होगा। अगर मैं बिना स्केल से नापे हुए मैं इसको पकड़ लूँ यहाँ कहीं आसपास, तो क्या वो मिडिल पॉइंट होगा? एग्जैक्ट तो मिडिल पॉइंट नहीं होगा, लेकिन हम मिडिल पॉइंट के आसपास होंगे। तो जो ये आसपास होता है ना, मिडिल पॉइंट के आसपास जो वैल्यू होती है, इसी को हम एज्यूम मीन कह देते हैं। एज्यूम मीन इसलिए लिया जाता है कि जो वैल्यू हमारी एग्जैक्ट मीन में जब डेसिमल में आने लगती है, तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम एज्यूम मीन अपनी तरफ से मान लेते हैं। एज्यूम मीन्स मान रहे हैं हम, अपनी तरफ से मान लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन हमारी इंटीजर में ही बनी रहे, तो उससे आसान हो जाता है कैलकुलेट करना। तो ये ए एक्स क्या है? जो एम एक्स के आसपास जो इंटीजर होगा हमारे पास, जो वैल्यू होगी, इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये कम ज़्यादा हो जाए, देयर इज़ नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, इस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए। ऐसे ईटा इज इक्वल टू वाई माइनस ए वाई। ए वाई क्या है? ये भी जो एम वाई निकालेंगे ना, उसके आसपास में जो वैल्यू होगी उसी को मैं क्या मान सकता हूँ? ए वाई लिख सकते हैं। इसको कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप मीन निकाल के उनके सारे टर्म ऐड करके निकालें। जैसे मैं यहाँ पर इनके सारे टर्म ऐड करके आफ्टर देन एन से डिवाइड करता हूँ, तो ये मुझे प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब एम एक्स आएगा। लेकिन ए एक्स के लिए मुझे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप चेक कर लो सीरीज़ में सबसे छोटा टर्म कितना दिया है, सबसे बड़ा टर्म कितना दिया है, उसके मिडिल में लगभग क्या आएगा, उसको आप ए एक्स मान सकते हो। ये आप अलग अलग हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक आर्टिकल होता है, उसमें क्या करते हैं कि अगर हम इसका ऑरिजिन चेंज करें तो उसके ऑरिजिन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो डाटा हमें एक्स और वाई में दिया है, इस डाटा को अगर हम यू और वी में कन्वर्ट कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको स्ट्रेट लाइन जब कर्व फिटिंग सिखाई थी ना, वहाँ मैंने आपको बताया था कि उसमें भी स्ट्रेट लाइन में भी चेंज ऑफ स्केल ऑफ ऑरिजिन तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पर है। अगर इसकी मैं स्केल चेंज कर दूंगा, देयर इज़ नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। ओके, तो चाहे मैं एक्स वाई के लिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालूँ, चाहे मैं वही यू और वी वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालूँ, वो आर की वैल्यू सेम ही आएगी। इसमें कोई इफेक्ट नहीं, दिक्कत नहीं आती है, मतलब ना ही ये डिफरेंट अलग अलग होगी। आफ्टर देन एक चीज़ और बेटा, जो ये आर की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू अगर मैं चेक करूँ, आर की वैल्यू इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड इट इज़ लेस देन इक्वल टू +1। द वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1। अगर आर की वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब हो गया कि एक्स और वाई जो वेरिएबल्स में इनके बीच में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? +1। ओके, अगर आर की वैल्यू +1 आ जाती है, इसका मतलब हो गया कि लीनियर कोरिलेशन है और पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है। अगर आर की वैल्यू -1 आ गई तो ये कहलाएगी निगेटिव कोरिलेशन है, निगेटिव लीनियर कोरिलेशन है। ओके, तो ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि r इज इक्वल टू 0 है, तो उनके बीच में कैसी रिलेशन होगी? देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इफ r इज इक्वल टू 0। इफ r इज इक्वल टू +1 तो लीनियर कोरिलेशन होगी। क्लियर? तो कैसी कोरिलेशन होगी? लीनियर कोरिलेशन होगी, वो भी पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, क्योंकि r की वैल्यू +1 आ रही है। अगर r की वैल्यू -1 आती है तो ये भी कोरिलेशन लीनियर होगी, लेकिन ये कैसी लीनियर होगी? नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन होगी। ये मैंने आपको बताया कि r की वैल्यू +1 और -1 के बीच में लाई करती है, यानी r की मिनिमम वैल्यू -1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1 होती है। अगर इस रेंज में नहीं है, इसका मतलब है कि आप जो डाटा एनालिसिस कर रहे हैं वो आपकी गलत है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि r की वैल्यू +1 और -1 के बीच में किस तरीके से करके एग्जिस्ट कर रही है। ओके,
आर्टिकल पूछ जाता है कि द वैल्यू ऑफ, सो दैट द वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1 किस तरीके से आती है। बहुत कंपटीशन से पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है। ओके, अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था आर इज इक्वल टू, ये मैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला जानता हूँ। ओके, इक्वेशन फर्स्ट है। इसको बेटा प्रूफ करने के लिए एक हम यहाँ पर इनइक्वलिटी यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्क्वार्ज इनइक्वलिटी। ओके, मैंने यहाँ पर लिख रखी है, वी नो दैट स्क्वार्ज इनइक्वलिटी समेशन ऑफ ए बी, ओके, समेशन ऑफ ए बी इट्स होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ बी स्क्वायर, ये स्क्वार्ज इनइक्वलिटी कहलाती है। यानी अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर करके आफ्टर देन समेशन करूँ, या फिर इनका मैं स्क्वायर करके समेशन करूँ, बी का स्क्वायर करके फिर समेशन कर दूँ, आफ्टर देन इनका मल्टीप्लाई करूँ, नेचुरल ये वैल्यू इसके कंपेयर में कैसी होगी, बड़ी होगी। इसी को कहते हैं स्क्वार्ज इनइक्वलिटी। इसका मैं यूज करूँगा। बड़ा x माइनस एम एक्स क्या है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लेता हूँ, लेट x माइनस एम एक्स इज इक्वल टू ए एंड y माइनस एम वाई इज इक्वल टू बी। फाइन, अगर मैं x माइनस एम एक्स इज इक्वल टू ए, y माइनस एम वाई इज इक्वल टू बी, ये उठा के मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो r इज इक्वल टू समेशन ऑफ a इंटू बी, ओके, अपॉन अंडर रूट समेशन x माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर, समेशन ऑफ a स्क्वायर, ये समेशन ऑफ v स्क्वायर। बट ये रूट आ रहा है तो एक काम करता हूँ, मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ। जैसे मैं स्क्वायर करूँगा ये रूट हट जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, ये ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ये रूट हट गया। अगर मैं स्क्वायर इनइक्वलिटी ले लूँ तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये वैल्यू छोटी है इसके कंपेयर में, तो जब मैं इसका डिवीजन करूँगा, किसी भी छोटी वैल्यू में डिवीजन करेंगे उससे बड़ी वैल्यू का, तो इट इज़ नेचुरल लेस देन इक्वल टू 1। वही मैंने यहाँ लिख दिया, आर स्क्वायर इट इज़ लेस देन इक्वल टू 1। अगर आर की वैल्यू आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, इट मीन्स आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1। इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ, अगर मैं आर स्क्वायर का स्क्वायर लूँगा तो प्लस माइनस आर हुआ, प्लस माइनस आर लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। एक बार यहाँ पॉजिटिव साइन ले लूँ तो आर इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर मैं नेगेटिव साइन लूँगा तो माइनस आर लेस देन इक्वल टू 1। अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये -1 हो जाएगा, ये आर हो गया। जब भी किसी इनइक्वलिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो लेस देन इक्वल टू था वो ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स आर की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, -1 से, और आर की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, 1 से। ओके, इसको अगर एक साथ क्लिप कर दूं तो द वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1। आई होप इस चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, काफ़ी इजी थी, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। कुछ इसकी एनालिसिस है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप चेक करना है। यहाँ पर मैंने अभी पीछे बताया भी है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, आर इज इक्वल टू 0 है अगर, तो इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रही है। ओके, क्लियर हो गया, आर इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आर इक्वल टू 1 है देन ये कोरिलेशन आपकी पॉजिटिव है, और ये कोरिलेशन हमारी लीनियर है। ओके, लीनियर जो मैंने अभी आपको बताया था ना, लीनियर का मीनिंग इस तरीके से हो गया, या तो आपका कर्व आपका इस तरीके से बन रहा होगा, या फिर ये कर्व इस तरीके से बन रहा होगा। अगर आर इज इक्वल टू +1 है तो आपका कर्व इस तरीके से बन रहा है। ओके, अगर आर इज इक्वल टू -1 है तो ये कर्व हमारा नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगी, इस तरीके से बनेगा। ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, नेगेटिव कोरिलेशन हो गई। ओके, आफ्टर देन नेक्स्ट वैल्यू आती है, ओके, प्रोबेबल एरर। अगर हम प्रोबेबल एरर की बात करें तो प्रोबेबल एरर क्या होता है, प्रोबेबल एरर के लिए मैं एक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर लिया, जरा ध्यान देना इसको। इट इज़ इक्वल टू 0.6745 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ एन कहलाएगा कितने आपने कितने ऑब्जर्वेशन लिए हुए हैं। जैसे मैं x1 x2 दो एलिमेंट्स लेके चलूँ, x1 के लिए और x2 के लिए, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 हो गए। अगर यही मैंने 10 ले लिए तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। जितने भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो आपका n कहलाता है। आप यहाँ पर लिख के इसकी प्रोबेबल एरर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी प्रोबेबल एरर इसकी आ रही है। ओके, पूछ देता है कोई क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबल एरर फॉर द फॉलोइंग डाटा, तो आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल ही लेंगे, आर की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दो, एन आपके नंबर ऑफ आपके जो भी इटरेशंस हैं, आपके जो नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स आपको दे रखे हैं उनको आप, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करूँ वो आप यहाँ पर लिख के प्रोबेबल एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरा देखना, इस पर भी कुछ 2 पॉइंट्स हैं, इसको जरा ध्यान देना। अगर आर का मान प्रोबेबल एरर से कम है, यानी प्रोबेबल एरर ज़्यादा है और आर कम, आर छोटा है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब हो गया कि इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यानी मैंने वही लिखा है, कोरिलेशन इज़ इनसिग्निफिकेंट, मतलब इनके बीच में कोई, ये जो डाटा आपने निकाला है वो डाटा आपका ऐसा नहीं है कि वो उनके बीच में आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकें। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि आर इज़ ग्रेटर देन प्रोबेबल एरर, अगर आर की वैल्यू प्रोबेबल एरर से बड़ी है तो जो डाटा होगा वो सिग्निफिकेंस होगा। इसका मतलब ये यहाँ पर जरूर इनके बीच में जो वेरिएबल्स हमारे पास x और y आ रहे हैं, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर 100% एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? तो भाई अब ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से चेक करना, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में बहुत जगह मिलेंगे आपको क्वेश्चन।
और मिल जाते हैं डायरेक्ट एनालिसिस में, आपको मिल जाते हैं किस तरीके से करके हम करते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको सिखाता हूँ कि किस तरीके से करके आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं जो आउट ऑफ डाटा दिया जाता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, किस तरीके से कोई डाटा अगर आपको गिवन है तो उसके लिए किस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, या फिर जो डाटा आपको दिया गया उनके बीच में कोई भी जो वेरिएबल्स है उनके बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम आर की वैल्यू निकाल के इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, जरा ऐसे देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा दे रखा है इससे मुझे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करके दिखानी है। एक्स की वैल्यूज़ हैं, इसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंट वाई की वैल्यूज़ दे रखी हैं। ओके, अब जरा चेक करना, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था पहला, वो मैंने आपको ये डिस्कस किया था, आर इज इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स इंटू वाई माइनस एम वाई अपॉन समेशन अंडर रूट के अंदर आएगा एक्स माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस एम वाई का होल स्क्वायर। ओके, अगर मैं ये वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पुट कर दूँ, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कर लूँगा, इसके लिए मुझे एम एक्स और एम वाई की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एम एक्स को ही कैलकुलेट करता हूँ। एम एक्स मीन्स क्या मैंने बताया था, सम या मीन ऑफ एक्स सीरीज, यानी एम एक्स निकालने के लिए एक्स के सारे टर्म ऐड कर दूँ। मैंने सारे ऐड कर दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर दिए, कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो एन इज इक्वल टू 5 हो गया, वैल्यू पुट किए 0 आ गया। ऐसे मैंने एम वाई निकाला, वाई के सारे टर्म ऐड कर दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर दिया, इट इज इक्वल टू 45/5 इज इक्वल टू 9। तो एम एक्स और एम वाई यहाँ पर देखो इंटीजर आ गया, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर ले रहा हूँ। अगर ये फ्रैक्शन में हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी हमारी बड़ी हो सकती है। ओके, तो मैं सबसे पहले इस टेबल को बनाता हूँ, एक्स की वैल्यूज़ लिख ली, आफ्टर देन इस कॉलम में मैंने वाई की वैल्यू पुट कर दी, ये गिवन है। एक्स माइनस एम एक्स निकाल लिया, एम एक्स 0 है तो एक्स की वैल्यू से एम एक्स माइनस करते आओगे, एज इट वही आ गया, कोई चेंज नहीं पड़ा। वाई माइनस एम वाई, तो वाई की जो वैल्यूज़ आ रही है वहाँ से 9 माइनस करते आओ, तो 5 माइनस 9 माइनस 4, 9 माइनस 9 0, 7 माइनस 9 माइनस 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 9 14। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आफ्टर देन जरा यहाँ फॉर्मूले में देखना, यहाँ लिखा हुआ है एक्स माइनस एम एक्स इंटू वाई माइनस एम वाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। आफ्टर देन इनको मैं सम कर लूँगा, तो समीशन आ जाएगा, एक्स माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर करूँगा, आफ्टर देन इसका सम करना है। तो वही चीज़ मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ऐड करके इनको लिख दिया, ये 90 आ गया। एक्स माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू पता थी, इसका स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू आ गई, इसका सम कर दिया, वाई माइनस एम वाई का होल स्क्वायर, इसका सम कर दिया। ये जो सारी वैल्यूज़ आ गई हैं टेबल में, ये मैं फॉर्मूले में उठा के पुट कर दूँ। आपके पास फॉर्मूला ये दिया हुआ था, जैसे मैं वैल्यू उठा के यहाँ पुट करूँगा, इसकी वैल्यू 90 थी, ये 250 या 40 है, सॉल्व कर लो, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 0.9 के आसपास आ रही है। ओके, जो ये आर की वैल्यू आ रही है 0.9 आ रही है, ये जो मैंने आपको आर की वैल्यू बताई थी उस रेंज में है नहीं है। आर की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए और +1 से छोटी होनी चाहिए, उस रेंज में आ रही है, -1 और +1 के बीच में आ रही है। इसका मतलब है कि जो डाटा दिया गया था वो आपका सही है, उसके बीच में आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसमें आर की जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कैसी कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आर की वैल्यू नेगेटिव आए तो ये आपकी नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगी। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और ध्यान देना, आर की वैल्यू अगर 1 के आसपास पहुंचती है, जैसे 0.9 है, लगभग अप्रॉक्सीमेट 1 के आसपास है, तो मैं कह सकता हूं कि जो भी इसमें रिलेशनशिप होगी लगभग कर्व हमारा लीनियर होगा। ओके, अगर ये नेगेटिव आ जाती है, -1 के आसपास आ रही है, तो भी कर्व आपका लीनियर होगा, लेकिन वो रिलेशन कैसी होगी, नेगेटिव कोरिलेशन होगी, नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन हो जाएगी। ओके, अगर आर की वैल्यू इस रेंज से बाहर जा रही है, यानी -1 से छोटी आ रही है और +1 से बड़ी जा रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि बीच में कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं। डाटा जो आपका दिया गया वो इनसिग्निफिकेंस है, उस डाटा का आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी डाटा आपका सही नहीं है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, आप इसको देख के 1-2 बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाइए और उससे ये चीज़ें समझ में आई हैं आपको। अब देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक क्वेश्चन शॉर्टकट फॉर्मूले से करके बताऊंगा, किस तरीके से करके शॉर्टकट फॉर्मूले से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। जरा ध्यान देना इसको। एक मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको एक्स और वाई के लिए एक मैंने डिफरेंट टेबल दे रखी है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको फाइंड आउट करके दिखाना है कितना होगा। ओके, अगर इस क्वेश्चन को मैं सादा फॉर्मूले से करना चाहूँ, जो मैंने एम एक्स और एम वाई वाला भी बताया हुआ था, आप उससे भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप उसके प्रोसेस के थ्रू करेंगे तो, लेकिन आर की वैल्यू में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। ओके, पॉइंट्स डेसिमल में एक आध चेंज हो सकता है, लेकिन वैल्यू फ्री रहती है। ओके, इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने क्या किया है यहाँ पर, अगर मैं चेक करूँ, देखो इसमें एक बेनिफिट ये होता है, इससे मुझे एम एक्स और एम वाई को एवल्यूएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आपकी 55 से लेके 62 तक आ रही हैं। 55 और 62 के बीच में किसी भी एक मिडिल वैल्यू को हम ए एक्स या ले सकते हैं, कोई भी किसी भी मिडिल वैल्यू को हम ए एक्स ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा 55 से लेके 62 तक जा रहे हैं, आप 58 या 59
ओके इन वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू को मैं कह रहा हूँ 60 ले लूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें, आप फ्री उसके लिए एज्यूम करके मानते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू को हम AX मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ AX कैसे मान लिया, 59 को। आप कोई वैल्यू, मैं कह रहा हूँ 59 की जगह अगर मैं 58 ले लेता तो भी कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एज्यूम कर रहे हैं इसका मतलब आप मान के चल रहे हैं, तो उसके आसपास की कोई वैल्यू को मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, जाई इज इक्वल टू मान लिया मैंने x माइनस AX, और कोशिश ये किया करो कि जो टेबल है उसमें से आप AX लो। अगर मैं टेबल में से AX नहीं लूँगा तो भी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन अगर टेबल से लोगे तो एक एलिमेंट्स हमारा वहाँ 0 हो जाएगा जब मैं उसके लिए डेविएशन निकालूंगा तो। ओके, और ये कोशिश किया करो कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होकर आ रहा हो उसी को आप AX या AY मान लें। जैसे मैं यहाँ पर कर सकते हैं, मैंने कहा है यहाँ पर मैं ये 59 आ रहा है, इसको मैंने AX मान लिया, तो जाई इज इक्वल टू मान लिया मैंने x माइनस 59। ऐसे ही मैं AY की बात करूँ तो y का मिडिल पॉइंट चेक कर लूँ, 35 से 45 तक जा रहे हैं, तो कोई वैल्यू हो सकती है 39 ले लूँ। ओके 39 ले सकता हूँ, 44 ले सकता हूँ, 38 ले सकता हूँ। 38 से दो वैल्यू 0 हो रही है तो मैं 38 ले लेता हूँ। वही मैंने यहाँ ले लिया y इज इक्वल टू वाई माइनस 38, सॉरी ये ईटा इज इक्वल टू, ये कितना होगा, ईटा इज इक्वल टू वाई माइनस 38। ओके, अब जरा देखना मैं इसको टेबल को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ये x की वैल्यूज़ हो गई, ये y की वैल्यू होगी। अगर मैं जाई निकालूँ x माइनस 59 तो बटा x की वैल्यूज़ है, इसमें से 59 माइनस करेंगे, ये जाई आ गया। सिमिलरली ईटा निकाल लिया मैंने y माइनस 38 करके, जाई इंटू ईटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। आफ्टर देन जाई स्क्वायर, आफ्टर देन ईटा स्क्वायर, इन सभी को ऐड कर दिया, ये सब समीशन आ गए। शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए r इज इक्वल टू समीशन ऑफ जाई ईटा इंटू समीशन ऑफ जाई इंटू समीशन ऑफ ईटा, अलग अलग है ये, अपॉन n कहलाता है कितने आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। बाकी सारी वैल्यूज़ मुझे पता है, यहाँ वैल्यू उठा के पुट कर दूँ, समीशन जाई ईटा 44, आप चेक कर सकते हैं, समीशन जाई ईटा 44 माइनस समीशन ऑफ जाई, अगर मैं जाई का एडिशन किया तो -3, समीशन ऑफ जाई -3, समीशन ऑफ ईटा 16 अपॉन n इज इक्वल टू 7। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अपॉन अंडर रूट, यहाँ वैल्यू इसकी पुट कर दो, समीशन ऑफ जाई स्क्वायर 37 माइनस समीशन ऑफ जाई का स्क्वायर, समीशन ऑफ जाई ये था -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आएगा। ओके, अपॉन 7, ऐसे ही समीशन ऑफ ईटा स्क्वायर 120 माइनस समीशन ऑफ ईटा का स्क्वायर है, समीशन ऑफ ईटा कहाँ, समीशन ईटा ये था, समीशन ऑफ ईटा ये लिखा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 16 का होल स्क्वायर 256 अपॉन 7, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 0.93 के आसपास आ जाएगा। ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर मैं चेक करूँ ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है जो हमें x और y की वैल्यूज़ दे रखी हैं वो हमारी कैसी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगी, पॉजिटिव कोरिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, और r की वैल्यू अगर ये -1 और +1 के बीच में, इसका मतलब कन्फर्म है इनके बीच में कोई ना कोई आपकी कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगी। ओके, आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।